गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा यूजीसी नेट का पेपर 2 है, जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स है, उसकी जो सेकंड यूनिट है, ये जो आपकी जो सेकंड यूनिट है जिसका नाम है काउंटिंग एंड ऑडिटिंग। पहले दो अलग अलग यूनिट होती थी, अब मिला के इनको एक यूनिट बना दिया गया है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसमें जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, हमारा इसमें टॉपिक रहने वाला है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड पोस्टुलेट्स। इसमें हम देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, बेसिक अकाउंटिंग क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके कंसेप्ट्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग होती क्या है। सबसे पहली बात, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, किस तरह की प्रोसेस है? ये प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जितनी भी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है उनको मेजर करना, उनको आइडेंटिफाई करना सबसे पहले, फिर मेजर करना, फिर उनको कम्युनिकेट करना रिलेटिव पार्टीज को। ये आपकी अकाउंटिंग है। अब ये क्या करता है अकाउंटिंग? देखो, अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या रहता है, एक प्रोसेस है। दूसरा, इसमें जो जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो मॉनेटरी, जो अगर आप उसको मनी में मेजर कर सकते हैं, उन वही आइटम्स इसमें लिए जाएंगे। उसके बाद वो उसको आप पहले आइडेंटिफाई करोगे। जैसे आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में कितने एम्प्लॉई हैं, आप उसको मेजर कर सकते हो। उनको कितनी सैलरी जा रही है वो मेजर कर सकते हो। अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोटिवेशन कैसा है, वो आप मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स। उन्होंने हड़ताल कर दी तो उनका मोरल कितना डाउन हुआ, उनको तो उस लॉकआउट करने से बिजनेस की गुडविल पे कितना फ़र्क पड़ा। जो चीज़ मनी में मेजर नहीं हो सकती वो आपकी अकाउंटिंग में नहीं आएगी। जो अकाउंटिंग में वही चीज़ आएंगी जो मनी में मेजर हो सकती हैं। फिर उसके बाद क्या करोगे, जब सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, फिर उनको राइट डाउन करोगे बुक्स में। राइट डाउन कैसे करोगे बुक्स में? पहले मान लो आपका सिंगल बिजनेस अकाउंट है। सिंगल बिजनेस अकाउंट है तो आपकी कम ट्रांजैक्शन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपका बिजनेस सिंगल नहीं है, प्रोप्राइटरी नहीं है, पार्टनरशिप है, या फिर और कोई बिजनेस है, अगर सिंगल बिजनेस भी है, सिंगल कंपनी भी है, वन कंपनी भी है, कंपनी वो जॉइंट वेंचर जो भी है, आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करोगे। आज के टाइम पे तो और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रखी है, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह आ रखे हैं। सैप, अगर आपने किसी ने सैप पे काम किया हो तो आपको पता होगा, और नहीं किया हो तो कोई नहीं। और जैसे टैली वगैरह रहती हैं, और फिर क्या करेंगे, उनसे कोई रिजल्ट निकालेंगे, जैसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, या फिर इस तरह से इन्फॉर्मेशन बनाएंगे अकाउंटिंग से जो यूज़र फ्रेंडली हो, जिनसे कोई रिजल्ट निकाल सके, जिनसे कोई डिसीजन मेकिंग लिया जा सके। जैसे मान लो हमने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट हमने प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया, हमें उससे पता चला कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। उसके बेसिस पे जो पार्टीज हैं वो डिसीजन लेंगी। हम ये डिसीजन ले सकते हैं हमारे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, हमारे डेटर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, हमारी सेल घट रही है, बढ़ रही है। ये सारी डिसीजन आपके अकाउंटिंग बेसिस रहेंगे। ठीक है, तो एक बार थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं अकाउंटिंग की, फिर उसके बाद हम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं, जो अकाउंटिंग है उसका ओरिजिन कब हुआ था, ये अकाउंटिंग बनी कैसे थी, शुरू कब हुई थी। वैसे तो अकाउंटिंग तब से ही चली आ रही है। मान लो जब से बार्टर सिस्टम शुरू हुआ है दुनिया में, तब से ये अकाउंटिंग आ रही है। जब बार्टर सिस्टम था तब अकाउंटिंग कैसी थी? तब अकाउंटिंग ऐसी थी, मान लो किसी के पास से अनाज है तो वो बदले में कोई चीज़ कितनी लेके जाएगा, उसके बदले में वो कितना उसको प्रोडक्ट देगा, तो वहाँ पे भी तो एक अकाउंटिंग थी ना। लेकिन अकाउंटिंग की जो डबल एंट्री सिस्टम है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1494 में हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी? सबसे पहले एक लुकास पेसियोली नाम के बंदे है इटली में, वेनिस जगह है इटली में, वहाँ के थे ये। इन्होंने एक बुक पब्लिश की, हम जनरली पढ़ते हैं कि उन्होंने जो बुक पब्लिश की थी उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम।
डबल एंट्री बुक कीपिंग के नाम से इन्होंने एक बुक पब्लिश की, ये वाली हम सब पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में इन्होंने ये वाली बुक पब्लिश नहीं की थी। इन्होंने जो बुक पब्लिश की थी, इन्होंने ये बुक पब्लिश की थी डी दे कंप्यूटिस्ट स्क्रिप्चर्स, ये इटालियन वर्ड है। इसको फिर इसने ये बुक लिखी थी इसको 1494 में। उसके बाद इसको ट्रांसलेटेड जो इंग्लिश में किया था वो इसने किया था। इन्होंने जो बुक इसको ट्रांसलेट की थी तब इसको नाम दिया था प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम का ओरिजिन कब हुआ? 1494 में। डबल एंट्री के फादर कौन है? लुकास पैसियोली। लुकास पैसियोली ने कौन सी बुक लिखी थी? दे कंप्यूटिस्ट स्क्रिप्चर्स। ये उसमें जो इटालियन जो लैंग्वेज होती है उसमें लिखी थी उन्होंने, ठीक है जी। लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? ह्यू ओल्ड कैसलिस ने किया था। तो इसने जो ट्रांसलेट किया था इसने इसका नाम ये दिया था। लेकिन अगर एग्जाम में डबल एंट्री ये वाला आया हुआ है और लुकास पैसियोली दे रखा तो आपको यही लगाना है, तो भी आपका ठीक माना जाएगा। तो आपने ये थोड़ा सा बेसिक देख लिया। उसके बाद हम थोड़ा और इसको और डेप्थ में आगे चलते हैं। तो जी बुक कीपिंग क्या होती है? अगर हम बात करें बुक कीपिंग की, तो बुक कीपिंग है साइंस है एज वेल एज आर्ट है। बुक कीपिंग साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी आर मनी वर्थ। जो भी ट्रांजेक्शन है बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो डायरेक्टली मनी से रिलेटेड हैं या उनकी वर्थ मनी के इक्विवेलेंट है, उन सब ट्रांजेक्शन की सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग है, ठीक है जी। अब ये पता चल गया आपको बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग देखो, बुक कीपिंग का क्वेश्चन अगर आता है तो बुक कीपिंग आपका साइंस भी है और आर्ट भी है। दूसरा क्या है, ये सिस्टमेटिकली करेक्टली प्लस सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग है बुक कीपिंग, ठीक है जी। और जो मनी है या जिनमें मनी की वर्थ इंक्लूड है उन चीज़ों की रिकॉर्डिंग आपकी बुक कीपिंग है। हमने अकाउंटिंग देखा था, अकाउंटिंग की हिस्ट्री देखी थी, अकाउंटिंग की थोड़ी हमने उसमें जब मीनिंग देखा था उसमें सबसे पहले हमने डिफाइन किया था कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कंटिन्यू चलती है उसे हम प्रोसेस बोलते हैं, जो रुकती नहीं है। जब अकाउंटिंग तब तक चलेगी जब तक बिजनेस है। इवन बिजनेस खत्म हो जाएगा उसके बाद भी कुछ टाइम तक उसकी अकाउंटिंग चलेगी। जैसे मान लो अमलगमेशन होना है या डीमर्जर होना है या फिर लिक्विडेशन होना है, तो उसकी अकाउंटिंग तो उसके ख़त्म होने के बाद भी चलेगी, ठीक है जी, कुछ टाइम तक। लेकिन जब तक उसका लाइफ स्पान रहेगा बिजनेस का तब तक तो अकाउंटिंग चलेगी। प्रोसेस में क्या क्या है? उसकी रिकॉर्डिंग में क्या, बुक कीपिंग वाली जो प्रोसेस है वे सारी जो जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको सही से रिकॉर्ड हो उनका। फिर जो आपने रिकॉर्ड कर लिया फिर उनको क्लासीफाई करना। मान लो जो भी बिजनेस से रिलेटेड एंट्रीज थी आपने रिकॉर्ड कर ली, फिर उनको क्लासीफाई करो लेजर में, सब लेजर में। तो हम उनको क्लासीफाई करते हैं लेजर के हिसाब से, सब लेजर के हिसाब से। मान लो हमने रिकॉर्ड कर दिया, परचेज हुआ, सेल हुआ, सेल रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, फिर हम उसको लेजर में डाल देंगे। फिर उसके बाद सब लेजर्स के हिसाब से, परचेज के हिसाब से, परचेज रिटर्न के हिसाब से, सेल्स रिटर्न के हिसाब से, जहाँ से भी वो परटेन करता है वहाँ पे हम उसको डाल देंगे। उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है आप उनको समराइज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में और कैश फ्लो स्टेटमेंट में, फंड फ्लो स्टेटमेंट में, इस तरह की जो चीज़ें हैं फिर उनको समराइज करोगे। समराइज करने का मतलब ये है कि ताकि उनको इस फॉर्म में लाया जा सके, उनसे कोई रिजल्ट निकल सके, तो वो है समराइज। फिर जो भी आपने रिजल्ट निकाले हैं फिर उनको एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, उनकी इंटरप्रिटेशन करोगे। कैसे? मान लो इस साल हमारा प्रॉफिट कितना है, पिछले साल कितना था, अगले साल कितना हो सकता है, हमारा लॉस कितना बड़ा, क्रेडिटर कितने बड़े, डेटर कितने बड़े, और जनरल रिजर्व कितने बड़े, एसेट्स कितनी बड़ी, प्लांट कितने, मशीनरी, ये शेयर होल्डिंग, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। वो कब एनालाइज और इंटरप्रेट करोगे? जब उनको आप समराइज कर लोगे। और वो किससे पता चलेगा? वो आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस से पता चलेगा।
तो अगर क्वेश्चन आता है तो अकाउंटिंग की प्रोसेस में कितने पार्ट रहते हैं आपके, चार मेनली पार्ट रहते हैं। तो आप इनको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा 5-6 भी कर सकते हो या 3 भी कर सकते हो, कोई इतनी वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आपको मेन ये पता होना चाहिए अकाउंटिंग आपकी प्रोसेस है। बुक कीपिंग में क्या आता है, इतनी जो भी ट्रांजेक्शन मनी है या जिसमें मनी की वर्थ इंक्लूड है वो सारी आपकी इसमें आएंगी बुक कीपिंग में। दूसरा बुक कीपिंग साइंस भी है, आर्ट भी है। और उसके बाद आपकी करेक्टली रिकॉर्डिंग इसमें आता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास आते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जो आपकी अकाउंटिंग है उसके फंक्शन क्या है। जो सबसे पहला फंक्शन है कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से रखना, वो आपका अकाउंटिंग है। दूसरा कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। जो आपने रिकॉर्ड रखे हैं उनसे क्या रिजल्ट निकल के आए हैं उनको कम्युनिकेट करना रिलेवेंट पार्टीज को। जो भी उनके रिलेवेंट पार्टी हैं, शेयर होल्डर हैं, क्रेडिटर हैं, डेटर हैं, आउटसाइडर हैं, लोन दे रखा है बैंक दे वाले हैं, उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, डिवेंचर हैं, उन सबको। फिर क्या है मीटिंग एंड लीगल रिक्वायरमेंट। मतलब मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब, जैसे मान लो कोई मीटिंग होनी है उसमें रिकॉर्ड चाहिए, डेटा चाहिए, तो वहाँ पे अकाउंटिंग काम आएगी। कोई लीगल रिक्वायरमेंट आपका बैंक को लोन लेना है या बैंक को लोन पे करना है, डिवेंचर इशू करने हैं, शेयर इशू करने हैं, तो प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इक्विटी शेयर इशू करने तो भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस की प्रॉपर्टी कैसे प्रोटेक्ट होंगी, अगर आपके पास उनके रिकॉर्ड हैं तभी आप बता पाओगे हाँ ये हमारी बुक्स हैं, ये इनमें इतनी वैल्यू है, यहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो फिर क्या है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करना भी तो किसका काम है, अकाउंटिंग का। किसका फंक्शन है, अकाउंटिंग का। फिर जो आपने ट्रायल बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, ट्रायल बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया और बैलेंस शीट बना ली, उसके बाद आप जो रिजल्ट निकालोगे उनको एनालाइज करोगे, ताकि उनको कम्युनिकेट किया जा सके जो उससे रिलेटेड पार्टीज हैं, जिसमें रिसर्चर भी आ सकते हैं, स्टूडेंट भी आ सकते हैं, और जो बिजनेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे लिंक है वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन ये जो होते हैं, फंक्शन होती है, करैक्टरिस्टिक्स होती है, इंपॉर्टेंस होती हैं, ऑब्जेक्टिव होती हैं, ये सारी चीज़ें जो उसका मीनिंग होता है, डेफिनेशन होती है, उसी से निकल के आती हैं। तो आपके फंक्शन ये आपने देख लिए, ये इसके फंक्शन है। थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। अब हम बात करें जो हमारे पास अकाउंटिंग है उसके यूज़र कौन कौन है, या फिर जो आपके अकाउंटिंग प्रोसेस है उसके यूज़र कौन कौन है, जो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनके यूज़र कौन कौन है। तो यूज़र की बात करें तो सबसे पहले ओनर, वो शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, वो जॉइंट वेंचर में भी हो सकते हैं, वो पार्टनरशिप में भी हो सकते हैं, वो प्रोप्राइटरशिप में भी हो सकते हैं। मैनेजर, जो उनको मैनेज करते हैं, टॉप लेवल के मैनेजर, मिडिल लेवल पे मैनेजर एंड लोअर लेवल के मैनेजर। क्रेडिटर, जिन्होंने आपको पैसा दे रखा है, वो आपको आपकी अकाउंटिंग जानना चाहेंगे, उनके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर उनके पास सही इन्फॉर्मेशन होगी तो आप में वो एम्प्लॉयज़ को पता रहना चाहिए कि भैया कंडीशन किस तरह की हैं, उस हिसाब से उनको पता। ट्रेड यूनियंस भी आपके अकाउंटिंग के यूज़र हैं। फिर कस्टमर को भी आपकी अकाउंटिंग का पता होना चाहिए, तभी जो कंपनीज होती हैं वो अपनी बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट पब्लिश कराती हैं, बिजनेस जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें। फिर आता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को आप टैक्स सही से दे रहे हो नहीं दे रहे हो तो कैसे पता चलेगा, जो अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन आप दोगे उसके थ्रू पता चलेगा। तो अब ये थोड़ा सा हमने इनके यूजर्स देख लिए कौन है। अब देख लेते हैं हमने बुक कीपिंग कर लिया, अकाउंटिंग कर लिया, तो हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं, बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस किसमें, आपकी जो बुक कीपिंग है प्लस आपकी जो अकाउंटिंग है। आपकी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो इनका डिफरेंस है जो इनकी नेचर का डिफरेंस है। इनकी नेचर किस तरह की है। जो बुक कीपिंग है उसका काम है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, जो आपकी बुक्स में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है वो काम है, ये क्लरिकल टाइप का इनका नेचर है। दूसरा, इसकी जो नेचर है वो है क्लासिफिकेशन करना, समराइज करना और फाइनेंशियल, जो मतलब उनके रिकॉर्ड होते हैं उनके सब लेजर बनाना, फिर उसके बाद उनका ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो ये सेमी क्लरिकल रहता है, सेमी मैनेजियल टाइप भी बोल सकते हैं उसको। क्वालिफिकेशन
की बात करें, बुक कीपिंग करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी, क्योंकि उसमें बोला है आपने इसको ये लिखना है, तो आप वो लिख सकते हो। आप प्रैक्टिस देखोगे तो उस हिसाब से चल सकते हो। इसमें आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है अकाउंटिंग के लिए। ऑब्जेक्टिव की बात करें या ऑब्जेक्टिव बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है जो खाली रिकॉर्ड करना, जो बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करना, इसका खाली ऑब्जेक्ट है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो है कंपाइल एंड एनालाइज। वो कंपाइल भी करेगा और आपको एनालाइज भी देगा, रिजल्ट भी बताएगा कि क्या है। जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस से क्या रिजल्ट आ रहे हैं और बैलेंस शीट से क्या रिजल्ट आ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस से क्या रिजल्ट है, पीछे से कंपेयर करके दिखाएगा। फिर आगे का उससे भी आप एस्टिमेट लगा सकते हो अगले साल क्या होगा। रिपोर्ट, इसको कोई रिपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी रिपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कहीं फ्रॉड या डिडक्ट इस तरह की होती है तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे इनको दिखाना पड़ता है। ये वाला हो गया। थोड़ा सा और चलते हैं, हम इसको देखते हैं और डिटेल में। अब जी हमारे पास आता है नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, सिस्टम्स ऑफ बेसिक अकाउंटिंग। जो बेसिक अकाउंटिंग है आपकी, उसके सिस्टम कौन कौन से हैं, उसके कितनी तरह की बेसिक अकाउंटिंग आप कर सकते हो, कौन कौन सी उसके टाइप हैं, तो वो हम इसमें देखेंगे। ये मेनली 5 तरह की रहती है। जो फर्स्ट है वो है आपकी कैश सिस्टम। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या रहता है? कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में आप एंट्री पास तब करोगे जब आपको रिसिप्ट या पेमेंट कैश में मिल जाती है। जब आपको रिसिप्ट कैश में मिल जाए, आपको पेमेंट कैश में मिल जाती है, या फिर वो रिसिप्ट कटा के आपको दे देता है कैश जमा करा के, तो आप उसको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लोगे। जैसे हम यूनिवर्सिटी वगैरह में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में देखते हैं, स्कूल्स वगैरह में देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको या तो रिसिप्ट देंगे, जब आप उनको पेमेंट कर दोगे उस टाइम पे आपको एक रिसिप्ट देते हैं, आप उनको कैश में देते हो। ये बेसिकली, ये जो सिस्टम है ये बेसिकली फॉलो किया जाता है कैश सिस्टम। कैश सिस्टम जो ऑल नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं है उनके द्वारा फॉलो किया जाता है कैश सिस्टम। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज एंड क्लब्स। जैसे मान लो क्लब बेसिकली जैसे आईएएस लोगों का क्लब, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्लब, रिटायर्ड लोगों का क्लब, आर्मी का क्लब, इस तरह के जो क्लब्स रहते हैं वहाँ पे जो फॉलो होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे क्या रहेगा, आपने कैश दिया, उनके हाथ में जब कैश आएगा तभी वो उसको अपने अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप कैश से अलग कोई एंट्री है तो वो उसको नहीं मानेंगे। दूसरा जो आपके पास बेसिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो है अक्रूवल और मर्केंटाइल सिस्टम। अक्रूवल और मर्केंटाइल सिस्टम की क्या फीचर है, ये जो सिस्टम है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन को और इवेंट को भी अलाउ करता है। ये क्रेडिट जो ट्रांजैक्शन हुई है, उधार में जो ट्रांजैक्शन हुई है वो भी रिकॉर्ड करेगा। उनके अलावा जो कुछ हमारी एजम्पशंस हैं, जो अकाउंटिंग की कुछ टर्म्स हैं उनको फॉलो करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, कन्वेंशन है, प्रिंसिपल है, उनके हिसाब से जो रहता है डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, एलोकेशन, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होंगी। अब अगर आप कंपनी हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी हैं, अगर आप पे अप्लीकेबल होता है कंपनीज एक्ट तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ये वाला। अगर आप पे अप्लीकेबल होता है कंपनीज एक्ट तो आपको फॉलो करना पड़ेगा अक्रूवल और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आपने यहाँ पे 2 अकाउंटिंग सिस्टम देख लिए, एक तो आपने देखा कैश अकाउंटिंग सिस्टम, दूसरा देखा अक्रूवल एंड मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम। अक्रूवल एंड मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या है, आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड इवेंट भी रिकॉर्ड करते हो, उसके अलावा जो कन्वेंशन है, प्रिंसिपल बेस पे जो रहता है अकाउंटिंग, वो भी इसमें फॉलो करते हो। अगर आप पे कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल होता है तो आप ये फॉलो करोगे। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलता है ये अकाउंटिंग एंट्री तभी पास होगी जब आपको रिसिप्ट या कैश मिल जाता है। ये फॉलो किया जाता है मोस्टली जो नॉन ट्रेडिंग जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उनके द्वारा। ठीक है जी, तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब क्या हुआ, हमने 2 कंसेप्ट देख लिए अकाउंटिंग के। थर्ड है आपका जॉइंट सिस्टम, जॉइंट सिस्टम ऑफ बेसिक अकाउंटिंग। जॉइंट सिस्टम ऑफ बेसिक अकाउंटिंग क्या बोलता है,
इसमें जो आपकी कैश ट्रांजेक्शन है वो भी आएंगी, और जो एक्रूअल ट्रांजेक्शन, जो आपकी कैश बेसिक अकाउंटिंग है वो भी, एक्रूअल जो बेसिक अकाउंटिंग है वो भी, दोनों का मिला के जो आएगा वो आप इसमें फॉलो करोगे। ठीक है जी, फर्स्ट और सेकंड दोनों आप इसमें फॉलो करोगे, फर्स्ट प्लस सेकंड जो। इसके बाद इसमें ये किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं सब, या पर्सन है या फर्म है जो प्रोफेशनल है वो इसको फॉलो करते हैं। जैसे डॉक्टर हो गए आपके, आप डॉक्टर के पास जाते हो, जाते हैं आपकी पर्ची काट देता है। सीए हो गया, डॉक्टर, सीए, जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, ये इन जो जिन लोगों के पास जाओगे आप, और रिटर्न फाइल करने वाले, ये सब आप इनको, वकील, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप जाओगे, जैसे बैंक वगैरह में जाओगे, वहाँ पे पर्ची वगैरह बना के दे देते हैं, वो वैल्यू इक्विवेलेंट ही होती है। फिर आता है आपके पास फोर्थ नंबर, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम। अब सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, इसमें ये मेनली यूज़ होता है प्रोप्राइटरशिप में, जहाँ पे एक आदमी का ही काम होता है, जहाँ ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती नहीं, वहाँ पे उसकी जो पर्सनल जो एंट्रीज रहेंगी, उसने कितना पैसा निकाला वो भी आएगा, उसने कितना पैसा उसमें लगाया बिजनेस में वो भी आएगा, प्लस कैश ट्रांजेक्शन, कि उसने मान लो किसी तरह का भी उसका काम है, तो वो उसकी भैंस बेचता है, चाहे वो तो भैंस बेची है, उसमें से कितने पैसे उसने बचाए, कितने का सामान लेके आया, वो सारा उसमें आ जाएगा। फिर आता है फिफ्थ नंबर पे डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, एक तो ये साइंटिफिक है, सिंगल अकाउंटिंग साइंटिफिक नहीं है, ये साइंटिफिक है। दूसरा ये कंप्लीट है और ये इनकम्प्लीट है। ये फॉलो किसके द्वारा किया जाता है, इसमें दो रूल रहते हैं, डेबिट क्रेडिट, इसमें कोई रूल नहीं रहता। ये जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं सब फॉलो करते हैं इसको, सिर्फ प्रोप्राइटरी में यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, तो ये 5 आपके अकाउंटिंग सिस्टम थे बेसिकली। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं इसमें। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है काइंड ऑफ अकाउंट। जो आपके अकाउंट हैं वो कितने काइंड के होते हैं। अगर आपको ये आता है तो ये मान लो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपको सब कुछ आता है, ये ही बेस रहता है। इसी पे अगर आपको इसकी नॉलेज है, हमें +2 किया, BCom किया, MCom किया, तो तब भी हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। इवन 11th क्लास 12th क्लास में भी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो काइंड ऑफ अकाउंट, मान लो जैसे अगर आप इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो EPFO की, तो आपने अकाउंट्स नहीं पढ़े हैं, तो अगर आप ये चीज़ें देख लोगे तो आपकी सारी अकाउंटिंग क्लियर है। और इसमें क्या है, 3 तरह से आपके अकाउंट रहते हैं। पहला रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट, और जो थर्ड रहेगा हमारे पास वो रहेगा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है जी, हमने देख लिया ये। अब आपके पास एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास था वो था रियल अकाउंट। नंबर 1 पे आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट 2 तरह से होता है, एक आएगा टेंजिबल, दूसरा आएगा इंटेंजिबल। अब टेंजिबल अकाउंट कौन सा होता है, टेंजिबल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिस चीज़ को आप छू के महसूस कर सकते हो। जैसे मान लो आपने लैंड का अकाउंट बनाया तो आप ज़मीन को छू के महसूस कर सकते हो। बिल्डिंग का अकाउंट बनाया तो वो सारी चीज़ें टेंजिबल हैं। प्लांट का अकाउंट बनाया, कैश का अकाउंट बनाया, स्टॉक का अकाउंट बनाया, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी टेंजिबल में। रियल अकाउंट है, टेंजिबल अकाउंट है। इनटेंजिबल में क्या आएगा आपका, गुडविल आ जाएगी, ट्रेडमार्क आ जाएंगे, पेटेंट्स आ जाएगा, कॉपीराइट। गुडविल आपकी मार्केट में कितनी गुडविल आप चेक नहीं कर सकते छू के। ट्रेडमार्क आपको मिला हुआ है लेकिन आप उसे छू के नहीं देख सकते। फिर पेटेंट, कॉपीराइट, ये इसी तरह की चीज़ें। फिर दूसरा आपके पास आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब है किसी पर्सन से रिलेटेड। पर्सन 3 तरह से होते हैं। जो पहला जो आपका पर्सन रहेगा वो रहेगा नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कैसे, जैसे जिंदा इंसान, मैं हूँ, अनिल है, मोहन है, सोहन है, राम है, श्याम है, गीता, सीता, ये सब आपके पर्सनल नेचुरल पर्सन। फिर आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जो पर्सन होते हैं वो कौन से होते हैं,
जो 2 नंबर पे आपके आर्टिफिशियल पर्सन है वो कौन से हैं, जैसे बैंक अकाउंट है, कंपनी का अकाउंट है, कॉलेज का अकाउंट है, या मेरा द स्टडी गुरु के नाम से कोई अकाउंट है, तो वो सारे आपके आर्टिफिशियल अकाउंट है। फिर आएगा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, अगर आपने कोई प्रीपेड इंश्योरेंस किया है, आपने कोई प्रीपेड इंश्योरेंस किया है, और या फिर आपने कोई आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है या आपका प्रीपेड रेंट है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। जब उसकी डेट आएगी वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो रिप्रेजेंटेशन उसकी ख़त्म हो जाएगी। थर्ड नंबर पे जो आपका आता है वो आता है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट अगर लॉस है नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट है नॉमिनल अकाउंट है, गेन है नॉमिनल अकाउंट है। ये है आपका नॉमिनल। अब इनमें ये आपने देख लिया। अब इसके साथ एक चीज़ और रहती है, जो रियल अकाउंट के लिए अगर आपको किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको एक ये बेसिक टर्म्स याद रखनी है, बेसिक टर्म याद रखनी है। ये है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर आपके पास कोई चीज़ आ रही है, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। मान लो मुझे लैंड मिल रही है तो आप मुझे डेबिट करोगे, जिसे जिसे मिल रहा है जो दे रहा है उसे क्रेडिट कर दो। ये तो आपका इनमें हो गया। उसके बाद जो आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में क्या रहता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ये इसमें रहता है। पर्सनल अकाउंट के केस में क्या रहेगा, आपको जिसके पास आ रहा है आप उसको डेबिट कर दोगे, जिसके पास से जा रहा है उसको आप मान लो मेरे अकाउंट में आ रहा है तो क्रेडिट इन गोज आउट, अगर मेरे अकाउंट से जा रहा है तो मुझे क्रेडिट करोगे, मेरे अकाउंट में आ रहा है तो मुझे डेबिट करोगे। फिर रहता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट में क्या रहता है, आपको डेबिट करना है एक्सपेंस एंड लॉस को, जो एक्सपेंस एंड लॉस को करोगे डेबिट हमेशा, प्रॉफिट एंड गेन को करोगे क्रेडिट। ये इसमें बेसिक रहता है। अब आपने इसमें क्या देखा, काइंड ऑफ अकाउंट में, काइंड ऑफ अकाउंट 3 तरह के होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट 2 तरह का होता है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल अकाउंट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, ये सारी चीज़ें जिनको आप छू के देख के महसूस कर सकते हो। इनटेंजिबल में आपका गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये सारी चीज़ें आपकी जिनको आप देख के छू के महसूस नहीं कर सकते वो। अब इससे रियल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट आपके 3 तरह से रहते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन इंसान, आर्टिफिशियल पर्सन बैंक, कंपनी एंड कॉलेज, इस तरह से। रिप्रेजेंटेटिव प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वे। इसमें क्या रहेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्या रहता है, नॉमिनल अकाउंट आपका लॉस, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड गेन। आप डेबिट करोगे लॉस और एक्सपेंसेस को और क्रेडिट करोगे प्रॉफिट एंड गेन को। अब जो हमारे पास आता है वो आता है ट्रायल बैलेंस। अब आपका ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस को आप टीवी भी बोलते हो। पहली बात, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है। दूसरी बात, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ट्रायल बैलेंस अकाउंट है या स्टेटमेंट है, तो ट्रायल बैलेंस आपका स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है, स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है। तो जब आप ट्रायल बैलेंस क्या करता है, ट्रायल बैलेंस आपकी ने जो डबल एंट्री सिस्टम में जितनी एंट्री डाली थी उनका बैलेंस दिखाता है दोनों साइड। अगर आपका दोनों साइड बैलेंस टैली हो रहा है तो इसका मतलब आपका अकाउंट सही था। अगर आपने दोनों साइड, अगर आपने मान लो इधर भी आपका 100 आ रहा है, इधर भी 100 आ रहा है, बोथ साइड
डेबिट साइड भी 100, क्रेडिट भी 100, तो आपका ठीक है। अगर एक साइड 100 आ रहा है, एक साइड 90 आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। तो वो गलती आप जब तक फाइंड नहीं करोगे तब तक आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस खाली आपकी स्टेटमेंट है जो आपको बताती है, ट्रायल बैलेंस आपकी खाली स्टेटमेंट है जो आपको बताती है कि जो आपने पोस्टिंग की है डबल एंट्री में, वो सारी पोस्टिंग सही तरीके से हुई है। बस यही आपका ट्रायल बैलेंस है। और ट्रायल बैलेंस का क्या काम है? ट्रायल बैलेंस का काम ये है, जिन आपको जो डबल एंट्री आपने की है वो सही की है, उनके बेसिस पे आप फर्दर अकाउंट बना सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड अदर जो आपको बनाने वो बना सकते हो सकता है मान लो एक साइड इसकी डेबिट साइड 100 आ गई, क्रेडिट साइड 90 आ गई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। अब कितनी तरह की गलतियां हो सकती हैं? दो तरह से गलतियां हो सकती हैं। एक आपकी जो डिस्क्लोज नहीं होंगी, मान लो कोई ऐसी गलती कर दी आपने जो आपकी ट्रायल बैलेंस में दिखेगी नहीं, तो उसको आप कैसे ढूंढोगे? दूसरी गलती ऐसी है जो ट्रायल बैलेंस में आपको दिख जाएगी। देखो, पहली गलती हम देखते हैं, जो ये जो गलतियां हैं नॉट डिस्क्लोज इन ट्रायल बैलेंस, वो ये है। नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस क्यों, कौन सी है? ओमिशन। पहली जो गलती है, एरर है, वो है ओमिशन। मान लो हुआ क्या, कोई आपको पैसे दे के गया और आपने डबल एंट्री में डालना ही भूल गए, तो वो टोटली ओमिशन हो गया। वो ट्रायल बैलेंस में इधर भी नहीं आएगी, इधर भी नहीं आएगी, आपका ट्रायल बैलेंस दोनों जगह ही 90-90 हो जाएगा। तो मैच तो है लेकिन गलत है। फिर क्या रहेगा? प्रिंसिपल की। अगर मान लो कोई खर्चा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था, आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे, एज इट इज रहेगा, तो ये पकड़ नहीं पाएगा उसको। कमीशन की एरर, कमीशनिंग के टाइम पे एरर, मान लो आपको एंट्री उसकी डालनी थी और आपने उसकी एंट्री मान लो राम के अकाउंट में डालनी थी, उसकी जगह आपने शाम के अकाउंट में डाल दी, तो उसको नहीं है, उससे वो दोनों जगह ही मैच कर देगा। फिर क्या? कंपनसेटरी एंट्री, कंपनसेटरी एरर। अब कंपनसेटरी एरर क्या हुआ? आपने कमीशन क्या किया, एक एंट्री राम के अकाउंट में 100 रुपये की डालनी थी, दूसरी शाम के अकाउंट में 100 की डालनी थी। अब इसने परचेज किया, राम ने परचेज किया था, शाम ने सेल किया था, आपने इसकी सेल की डाल दी, इसकी परचेज की डाल दी, मिल तो जाएगा आपका ट्रायल बैलेंस 90-90 रहेगा, लेकिन है वो गलत, कंपनसेटरी एंट्री होगी थी। अब कोई